बेटा कल के लेक्चर में कोई डाउट है तो पूछिए। कल के लेक्चर में कोई डाउट है तो पूछिए। कल के लेक्चर में कोई डाउट है तो पूछिए। मैम, जो सिविल केसेस में आपने बताया था कि क्रिमिनल केसेस में तो हम अब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करेंगे ना। हाँ जी बेटा। तो मैम सिविल केसेस में अच्छा प्रीपॉन्डरेंस ओके। ऑफ प्रोबेबिलिटी का यस, क्या मतलब? प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है बेटा। जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो क्रिमिनल केसेस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है, और वो सिविल केसेस में प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है। प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। और जो प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर देते हैं दैट द पर्सन माइट और माइट नॉट हैव डन द थिंग, तो अगर आपने एक पॉसिबिलिटी भी क्रिएट कर दी कि हाँ पॉसिबल है इसने किया हो, दैट इज मोर देन इनफ। सिविल केसेस में इतना ही बर्डन है, इससे ज्यादा लॉ एक्सपेक्ट नहीं करता। पर अगर क्रिमिनल केस है तो प्रूव करना पड़ता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है प्लीज। यस मैम। ओके। हाँ जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं विद बेयर एक्ट। बेटे आप बेयर एक्ट निकालिए और इसमें रेफर कीजिए सेक्शन 1। सेक्शन 1, सौरभ रीड करना बेटा सेक्शन 1। Yes, ma'am. Short title, extent and commencement. This act may be called the Indian Evidence Act 1872. It extends to whole of India except the state of Jammu and Kashmir and applies to all judicial proceedings in or before any court, including court martials ये ना चेंज हो other चुके than. हैं सौरभ। ये जो 370 जब हुआ था ना, आर्टिकल 370। Yes, ma'am, वो repeal हो हाँ ये, चुका है. तो वो JNK को भी अब अप्लाई करता है ये। हाँ Yes, आगे ma'am. आगे रीड कर बेटा। It including court martials other than court martials convened under the Army Act, the Naval Discipline Act, or the Indian Navy Act 1934, or the Air Force Act, but not to the affidavits presented to any court or officer, nor to proceedings before an arbitrator. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सेक्शन 1 की हेडिंग्स लिखिए। सेक्शन 1 की हेडिंग्स लिखिए। फर्स्ट, सेक्शन 1 में 4 चीजें कवर हैं। फर्स्ट, एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन। एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन। सेकंड, applies to judicial proceedings. Applies to judicial proceedings. Third, inclusive portion। inclusive portion कि क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा, किस किस को अप्लाई करेगा इंक्लूसिव पोर्शन। फोर्थ, एक्सक्लूसिव पोर्शन। फोर्थ एक्सक्लूसिव पोर्शन। फोर्थ एक्सक्लूसिव पोर्शन। फर्स्ट लिखिए एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन। एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन आपको क्लियर ही है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ JNK। सारे इंडिया पर अप्लाई करेगा। सेकंड, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए लिखिए द एविडेंस एक्ट। द एविडेंस एक्ट applies to applies to judicial proceedings, judicial proceedings, and not to non-judicial proceedings, and not to non-judicial proceedings। फिर क्वेश्चन आता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या है? हाँ जी, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आपके CRPC में डिफाइंड है सेक्शन 2I में। जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है वो आपके CRPC में डिफाइन है सेक्शन 2I में। मीनिंग लिख लीजिए, मीनिंग लिख लीजिए। इट मीन्स, इट मीन्स एनी प्रोसीडिंग्स, इट मीन्स एनी प्रोसीडिंग्स in the course of which, in the course of which evidence is, evidence is or may be, or may be legally taken on oath, legally taken
on oath. नेक्स्ट लिखिए इंक्लूसिव पोर्शन, इंक्लूसिव पोर्शन इसमें लिखिए इट अप्लाइज, एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स in or before any, first है कोर्ट, कोर्ट, सेकंड कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल, सेकंड कोर्ट मार्शल। बेटा कोर्ट वर्ड आपके सेक्शन 3 में डिफाइंड है, सौरभ रीड करना बेटा, सेक्शन 3 में कोर्ट वर्ड को रीड करो प्लीज। Court. Court includes all judges and magistrate and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence. तो ये कोर्ट का मीनिंग है, तो सेम मीनिंग हमने यहाँ दी है। नेक्स्ट लिखिए कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल इसके लिए लिखिए दिस एक्ट applies to court martial except courts martial convened Ma'am, this act applies to court martial except courts martial convened। मैम दोबारा से कोर्ट मार्शल लिखना है? हाँ बेटा दोबारा से सारे कोर्ट मार्शल पर अप्लाई करेगा, पर कुछ कोर्ट मार्शल जो स्पेसिफिक लॉज के अंडर हैं उन पर अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि आपके बेयर एक्ट में लिखा है ना अदर देन कोर्ट मार्शल कन्वीन्ड अंडर, तो इन एक्ट्स में ये अप्लाई नहीं करेगा। एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल कन्वीन्ड अंडर ए आर्मी एक्ट, बी नेवी डिसिप्लिन एक्ट, सी इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934, फोर्थ एयरफोर्स एक्ट। नेक्स्ट लिखिए एक्सक्लूसिव पोर्शन, एक्सक्लूसिव पार्ट कि कहां कहां अप्लाई नहीं करेगा, कहां अप्लाई नहीं करेगा। ए लिखिए एफिडेविट्स, हाँ जी एफिडेविट्स की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या होते हैं एफिडेविट? डिक्लेरेशन होती है टू स्वेयर समथिंग। ओके, और जो वो क्यों एफिडेविट क्यों दिया जाता है? टू गिव अ प्रूफ, एक तरह की ओथ ही होती है वो भी। ओके ठीक है बेटा, जब आप सबने लॉ डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ होगा ना, एंट्रेंस क्लियर होने के बाद एडमिशन के टाइम पर आप सबने एफिडेविट दिए? यस मैम। क्या लिखा हुआ था उसके अंदर? मैम उसमें जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो लिखवाई जाती है, ट्रू होनी चाहिए, अगर उस पे कहीं भी कंसीलमेंट है या कुछ है तो उसके लिए हम। और उसमें ये भी लिखा होता है कोई क्रिमिनल केस या कुछ भी प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट नहीं चलती। तो जो एफिडेविट दिए जाते हैं तो देने वाला वो अपनी ट्रू नॉलेज से दे रहे, एफिडेविट्स के अंडर लिख लीजिए, एफिडेविट्स आर कन्फाइंड टू सच फैक्ट्स as the deponent is able of his own knowledge
to prove full stop matters to which affidavits are confined, matters to which affidavits are confined are regulated by order 19 of CPC, order 19 of CPC and section 297 of CRPC, and by section 297 एक्सेट्रा लिख लीजिए साथ में of CRPC. Thus affidavit cannot be used as evidence unless the law specifically permits certain matters to be proved by affidavit. और इसका रीजन है बेटा, जो पर्सन जो डेपोनेंट अपना एफिडेविट दे रहे, तो जिस मैटर से रिलेटेड एफिडेविट में उसने डिक्लेरेशन की है, उसको क्रॉस एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट डिक्लेरेशन. इसका सेकंड देखिए, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स. मैम तो इसका मतलब ये हुआ ना कि एविडेंस एक्ट में हम एफिडेविट को एज अ एविडेंस यूज नहीं कर सकते बेटा. यस, यूज नहीं कर सकते अनलेस अगर आपका लॉ परमिट करता है तो अलग बात है. जनरल रूल तो एविडेंस, क्योंकि अगर सब्सटेंटिव लॉ ही कह दे तो अगर कंफ्लिक्ट है बिटवीन सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल तो फिर सब्सटेंटिव लॉ प्रिवेल करेगा. तो अगर कोई स्पेशल प्रोसीजर है उसके अंडर है, तो अगर जनरल प्रोसीजर और स्पेशल प्रोसीजर है तो स्पेशल प्रोसीजर अप्लाई करेगा. तो वो हमें देखना पड़ेगा, वो इंटरप्रिटेशन मैम ये के अंडर फॉल कर जाए. एविडेंस मानेंगे हम एफिडेविट को या नहीं? क्या कहा बेटा? समझ नहीं आया, मतलब मुझे क्लियर नहीं हुआ ये कि एफिडेविट जो है वो एविडेंस मानेंगे हम उसको या नहीं मानेंगे? बेटा एविडेंस एक्ट एफिडेविट्स पर अप्लाई नहीं करता. एफिडेविट्स और आर्बिट्रेटर्स को एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करता. क्यों? इसका रीजन है, एफिडेविट में अगर किसी ने खुद कोई डिक्लेरेशन दी है, वो आपको क्रॉस एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है. अगर वो ऐसी कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है एफिडेविट के थ्रू, दैट पर्सन कुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस. तो जब हमने कहा जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू टू थिंग्स. फर्स्ट इज एफिडेविट एंड सेकंड इज आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स. ठीक है प्लीज? यस. ओके, नेक्स्ट लिखिए आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स. हाँ जी, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स कौन सा लॉ रेगुलेट करता है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996. हाँ जी, प्रोसीजर की आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन का? मैम स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स फाइल होती है, दो पार्टीज आर गवर्न्ड बाय एन आर्बिट्रेटर. बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ पर जो फॉर्मल रूल्स है एविडेंस एक्ट के, वो अप्लाई नहीं करते. तो हमारा यहाँ पर होता है स्पीडी डिस्पोजल के लिए, ये हमारा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है. हाँ जी, सीपीसी में कौन सा प्रोविजन है जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को प्रमोट करता है सीपीसी में? सेक्शन 89. बिल्कुल ठीक है. कौन कौन से मोड्स प्रिस्क्राइब है बेटा सेक्शन 89 में? Arbitration, judicial settlement, and conciliation, mediation. Yes, ये वहां पर प्रिस्क्राइब्ड है बेटा.
जुडिशियल सेटलमेंट नहीं होगा सौरभ, अगर जुडिशियल सेटलमेंट है तो वो तो फिर कोर्ट के थ्रू हो ही जाएगा। तो आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, हाँ जी, इनको क्या कहते हैं? फॉर्मल टर्म क्या है इनके लिए? Out of एडीआर, Alternative dispute Yeah. resolution. एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो जो Redress. आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैं वहां पर आपका जो लॉ ऑफ एविडेंस है दैट इज नॉट एप्लीकेबल, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। हाँ जी, सेक्शन 3 पर आइए, सेक्शन 3 पर आइए, ये आपका डेफिनेशन क्लॉज है। सौरभ फैक्ट रीड करो बेटा, fact। Arbitration proceedings के अंदर कुछ नहीं लिखा। बेटा बस जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैं, एविडेंस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, क्योंकि समरी प्रोसीडिंग्स होती है तो हम कोई भी टेक्निकल रूल एविडेंस का वहां पर अप्लाई नहीं करते। ठीक है प्लीज, तो आपके प्रीलिम्स के लिए दैट इज मोर देन इनफ, दैट एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर। हाँ जी, इसमें सेक्शन 3 पर आइए, फैक्ट को रीड कीजिए, फैक्ट वर्ड को रीड कीजिए। Section 3 interpretation clause. यस, Fact. Fact means and include subsection 1 anything, state of things or relation of things capable of being perceived by senses. बेटा यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, और बेयर एक्ट के आगे ही लिख लीजिए फिजिकल फैक्ट्स। इनको हम फिजिकल फैक्ट्स कहते हैं, इनको हम फिजिकल फैक्ट्स कहते हैं। जब हमने कहा सेंसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास 5 सेंसेस हैं। कौन से? 5 ऑर्गन्स के 5 सेंसेस हैं। आईज से सीइंग, ईयर से हियर, नोज से स्मेल, टंग से टेस्ट, हैंड से टच। तो जो ये कोई भी आदमी जो इन सेंसेस से कोई भी फैक्ट परसीव कर रहा है उसको हम फिजिकल फैक्ट में डाल रहे हैं, फिजिकल फैक्ट में डाल रहे हैं। आगे आगे रीड कर बेटा। Subsection 2 any mental condition of which any person is conscious. ये बेटा इसके आगे लिखिए, मेंटल कंडीशन को अंडरलाइन कर लीजिए, और इसके आगे लिख लीजिए साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, इसके आगे लिख लीजिए साइकोलॉजिकल फैक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर मेंटल कंडीशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते, वो इनटेंजिबल है, ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट है। किसी के माइंड में क्या चल रहा है, कि उसने क्या सोचा था, ऑल दीज आर साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो जिसके आगे बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एविडेंस एक्ट, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, इन सारे एक्ट्स की जो इलस्ट्रेशंस हैं वो आपने बहुत अच्छे से करनी है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इलस्ट्रेशन से, इसमें भी आपको फैक्ट में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इलस्ट्रेशंस में से, और उन्होंने पूछा हुआ था ये फैक्ट किससे डील करता है। हाँ जी, यहां पर ए बी सी के आगे लिख लीजिए फिजिकल फैक्ट। जो इलस्ट्रेशन ए बी सी है दैट इज डीलिंग विद फिजिकल फैक्ट। जो इलस्ट्रेशन डी है दैट इज डीलिंग विद साइकोलॉजिकल फैक्ट। जो इलस्ट्रेशन डी है दैट इज डीलिंग विद साइकोलॉजिकल फैक्ट। सौरभ रीड कर बेटा इलस्ट्रेशन। मैम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगेगा ना? नहीं ये लगेगा बताया बेटा, ना आपने। बिल्कुल नहीं लगेगा बेटा। वो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आर्बिट्रेशन तो हम इसलिए रेफर करते हैं ताकि आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाए, और फॉर्मल प्रोसीजर की बजाय केसेस का स्पीडी डिस्पोजल हो, पार्टी अपनी म्यूचुअल सहमति से मैटर को रिजॉल्व कर ले। अगर यहाँ पर भी हमने टेक्निकल रूल्स ऑफ एविडेंस अप्लाई करने स्टार्ट कर दिए तो स्पीडी डिस्पोजल पॉसिबल नहीं है। और जब हम एडीआर की बात करते हैं, किसी भी एडीआर के मोड पर फॉर्मल रूल्स ऑफ एविडेंस अप्लाई नहीं करते। ठीक है प्लीज, ठीक है बेटा। यस हाँ बेटा, नेक्स्ट सौरभ रीड कर बेटा, इलस्ट्रेशन ए रीड करो। That there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact. यस, आगे। B that a man heard or saw something is a fact. यस, हाँ जी, कौन से सेंसेस हैं इसमें? हर्ड, हियरिंग और सीइंग। आगे। C that a man said certain word is a fact. ये भी आपका फिजिकल फैक्ट है। डी और ई आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आगे।
D, that a man holds a certain opinion, has a certain वर्ड्स intention. अंडरलाइन कर लीजिए. ओपिनियन, इंटेंशन, फ्रॉडुलेंटली, पर्टिकुलर सेंस, पर्टिकुलर सेंसेशन, ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट हैं. ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट हैं. दैट अ मैन हैज अ सर्टेन रेपुटेशन, ये भी सारा साइकोलॉजिकल फैक्ट है. ये भी सारा साइकोलॉजिकल फैक्ट है. बेटा इसके अंडर अब लिखिए टाइप्स ऑफ फैक्ट्स. टाइप्स ऑफ फैक्ट्स इसमें लिखिए facts could be classified into 3 categories. Facts could be classified into 3 categories. Facts could be classified into 3 categories. First, physical and psychological facts. Physical and psychological facts. Second, factum probandum. Probandum. Factum probandum and factum probans. Probans. Factum probandum and factum probans. Factum probandum, probandum, and factum probans, probans. मीनिंग लिख लीजिए दोनों का, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे. मीनिंग लिख लीजिए. पहले थर्ड लिख लीजिए बेटा, थर्ड टाइप ऑफ फैक्ट, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं. पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्ट्स. थर्ड कैटेगरी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्ट्स. पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्ट्स. अब हम डिस्कस कर रहे हैं जो फर्स्ट कैटेगरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि वो आपके बेयर एक्ट में ही है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल. सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टम प्रोबेंडम और फैक्टम प्रोबेंस का क्या मतलब है. फैक्टम प्रोबेंडम के अंदर लिखिए इट मीन्स मैटर अंडर इंक्वायरी. इट मीन्स मैटर अंडर इंक्वायरी. फैक्टम प्रोबेंडम का मीनिंग लिखिए इट मीन्स मैटर अंडर इंक्वायरी और प्रिंसिपल फैक्ट्स. फैक्टम प्रोबेंस का मीनिंग लिखिए. फैक्टम प्रोबेंस का मीनिंग लिखिए एविडेंशियरी फैक्ट्स which lead to facts in issue, which leads to fact in issue. फैक्टम प्रोबेंडम और फैक्टम प्रोबेंस के लिए हम एक इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं. A and B were seen together at 9 p.m. Someone attacked B with lathi and caused grievous hurt to B. At 9:30 p.m., some passerby informed police and police visited the place of occurrence. And B gave statement to the police that A has caused these injuries. उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे. बीच में ही जो जो B है उसकी डेथ हो गई. हाँ जी, व्हाट इज द प्रिंसिपल फैक्ट इन दिस केस? मर्डर ऑफ बी. ओके, मर्डर ऑफ बी, ये तो प्रिंसिपल फैक्ट है. ये है फैक्टम प्रोबेंडम. हाँ जी, फैक्टम प्रोबेंस क्या होंगे? वो कौन से एविडेंशियरी फैक्ट्स होंगे जो हमें फैक्ट इन इशू तक लेकर जाएंगे? A and B were seen together around 9. कौन सा है ये लॉजिक? Last. Okay, last seen together theory. Last seen together theory, it is relevant under section 7 of Indian Evidence Act, तो वो वहां पर relevant है. और डाइंग डिक्लेरेशन भी है 32 के अंदर. ओके, डाइंग डिक्लेरेशन भी है. और बेटा अगर मर्डर वेपन की डिस्कवरी हो जाती है
तो वो 27 के अंडर रेलेवेंट है। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं वो हमें हेल्प करेंगे प्रोसिक्यूशन को प्रूव करने में फैक्ट इन इशू को। तो ये जो सारे एविडेंशियरी फैक्ट है उसको हम फैक्टम प्रोबेंस कहते हैं, उसको हम फैक्टम प्रोबेंस कहते हैं। I'm sure relevant facts are facta probans and fact in issue is factum probandi. रैंडम, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्ट, इसके लिए लिखिए existence of a certain state of thing, existence of a certain state of things, existence of a certain state of things is a positive fact, is a positive fact। हाँ जी, बता दीजिए आपके एविडेंस एक्ट में रेलेवेंसी के चैप्टर में कौन से पॉजिटिव फैक्ट्स हैं। हाँ जी, स्टोरी सुना, फिर से हम एक स्टोरी काउंट बोल रहे हैं। आपने बेटा इनमें से पॉजिटिव फैक्ट्स उठाने हैं। पॉजिटिव फैक्ट मतलब हमें पता चलता है कि कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। नेगेटिव से है कि वो नेगेटिव कर रहा है, नो कर रहा है। तो अभी आप पॉजिटिव बताएंगे। हाँ जी, सेक्शन 9 के अलावा ऑलमोस्ट सारी पॉजिटिव होंगी। क्यों 9 में भी तो पॉजिटिव है बेटा, 9 में क्या पॉजिटिव नहीं है? सॉरी 11 के अलावा 11। ओके, 11 में दोनों ही है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। 11 में दोनों ही है। हाँ, ये कहना ठीक है, नेगेटिव फैक्ट सिर्फ 11 में है, नेगेटिव फैक्ट सिर्फ 11 में है। हाँ जी, अब हम एक इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। ए और बी के बीच में एनिमिटी है, और एनिमिटी के कारण ए ने डिसाइड किया आई विल टेक रिवेंज फ्रॉम बी। उसको मारकर भी कोई फायदा नहीं है, तिल तिल मारने के लिए उसने बी की डॉटर के साथ रेप कमिट किया, और रेप करने के बाद उसने लड़की को मार दिया। अब बताइए इस केस में व्हाट वुड बी द पॉजिटिव फैक्ट्स? मर्डर हुआ, ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव फैक्ट्स बताइए कौन कौन से हैं। हाँ जी, रीजन क्या है, क्यों किया उसने ऐसा? एनिमिटी एग्जिस्ट करती है। ये क्या है? मोटिव। Motive. मोटिव इज अ पॉजिटिव फैक्ट दैट सेक्शन इज 8। रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8। हाँ जी, और अब अगर स्टैब वगैरह किए तो ब्लीडिंग भी हुई होगी, तो ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे, डीएनए टेस्ट होगा, दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव टेस्ट, दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव फैक्ट। हाँ जी, प्रोसिक्यूशन ने ए को अरेस्ट कर लिया। ए ने कहा जिस टाइम पर वारदात हुई थी मैं तो इस सिटी में ही नहीं था, वारदात हुई है चंडीगढ़ में, मैं तो बेंगलोर में था। ये प्ली ऑफ एलिबाई है। अगर प्ली ऑफ एलिबाई प्रूव हो जाती है, ये हमारे प्रिंसिपल फैक्ट को ही नेगेटिव कर देगी, प्रिंसिपल फैक्ट को ही नेगेटिव कर देगी। ये नेगेटिव फैक्ट है। नेगेटिव फैक्ट का मतलब है कि जो जिस चीज के लिए आप उसको चार्ज कर रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट है, वो इनकंसिस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ ने हस्बैंड से हिंदू मैरिज एक्ट में अपने और बच्चे के लिए मेंटेनेंस मांगा। हस्बैंड ने कहा वाइफ तक तो ठीक है पर बच्चा मेरा नहीं है, मैं इसको मेंटेनेंस नहीं दूंगा। और इसके लिए हस्बैंड ने कहा कि मैं तो स्टराइल हूं, मैं प्रोक्रिएट ही नहीं कर सकता बच्चों को, तो बच्चा मेरे होने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। अब जो हस्बैंड की जो स्टरिलिटी की कंडीशन है उससे ये फैक्ट नेगेटिव हो गया कि बच्चा उसका है, तो ये जो है दैट इज अ नेगेटिव फैक्ट, दैट इज अ नेगेटिव फैक्ट। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछिए। मैम समझ नहीं आया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्ट कैसे हमें पता लगेगा? कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव मानेंगे है, हम, अगर और वो कुछ कोई जो एग्जिस्ट है
जो वो कह रही है कि वो नॉन एग्जिस्टेंस वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो नेगेटिव है। अगर फॉर एग्जाम्पल उसने प्ली ऑफ एलिबाई लिया कि मैं जिस दिन वारदात हुई है आई एम इन बैंगलोर, हाँ जी, कौन सा फैक्ट नेगेटिव होगा इस प्ली से? कि वो वहां नहीं था, तो वो नेगेटिव फैक्ट है। क्योंकि वो मर्डर नहीं कर सकता, बिकॉज ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम इन दैट सिटी, तो वो मर्डर उसने नहीं किया। दूसरा मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, हस्बैंड स्टराइल है, उसने अपने स्टरिलिटी से रिलेटेड मेडिकल एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया, हाँ जी, कौन सा फैक्ट नेगेटिव हो गया? कौन सा ये फैक्ट नेगेटिव हो गया? ये पॉजिटिव है कि वो स्टेराइल है और वो प्रोक्रिएट नहीं कर सकता, ये नेगेटिव है। बेटा ये तो सारा, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, हमने देखना है वाइफ ने ऐसी क्या बात बोली है कि हस्बैंड के इस फैक्ट ने उसको नेगेटिव कर दिया है। मेंटेनेंस। बेटा वाइफ ने मेंटेनेंस मांगा अपने और बच्चे के लिए, बच्चे की जो एग्जिस्टेंस है वो मतलब बच्चा उसका नहीं है। बच्चा उसका नहीं है, ही इज नॉट Yes. द फादर ऑफ द चाइल्ड, ये फैक्ट नेगेटिव हो गया है। वाइफ कह रही थी फादर है, और इस फैक्ट से स्टेरिलिटी से प्रूव हुआ दैट ही इज नॉट द फादर ऑफ द चाइल्ड, तो ये नेगेटिव हो गया है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन स्टेट ऑफ थिंग, वो नेगेटिव फैक्ट है, वो नेगेटिव फैक्ट है। ठीक है प्लीज? यस ठीक है बेटा? यस। मैम हाँ जी बोलिए। मैम सेक्शन 11 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस तरह हैं? बेटा जब आप सेक्शन 11 निकालिए, सेक्शन 11 निकालिए, सेक्शन रीड कर बेटा, सेक्शन 11। यस मैम। When facts not otherwise relevant become relevant. Facts not otherwise relevant are relevant. अब First, बेटा अब इस केस में हस्बैंड की स्टेरिलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं था, पर वो रेलेवेंट हुआ क्यों? इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट, क्योंकि हस्बैंड के स्टेरिलिटी के फैक्ट ने बच्चे की पेटर्निटी को डिनाई की है, तो इसलिए वो रेलेवेंट है, बिकॉज दैट इज द रेलेवेंट फैक्ट अंडर इंक्वायरी। तो इसलिए ये जो फैक्ट है, चाहे वो रेलेवेंट नहीं है विद द फैक्ट इन इशू, पर वो रेलेवेंट हो गया क्योंकि उसने एक फैक्ट को, रेलेवेंट फैक्ट को इनकंसिस्टेंट कर दिया। सौरभ आपका आंसर क्लॉज 2 में है, बेटा रीड करो। if by themselves or in connection with other facts, they make the existence or non-existence of any fact an issue or relevant fact highly probable or प्रोबेबल बेटा, improbable. प्रोबेबल, Highly हाईली probable or प्रोबेबल, improbable. हाईली प्रोबेबल पॉजिटिव है, इम्प्रोबेबल नेगेटिव एस्पेक्ट है। हाईली प्रोबेबल एफर्मेटिव है, एग्जिस्ट कर रहा है, और इम्प्रोबेबल नेगेटिव है। तो जो मैं आपको कह रही थी सेक्शन 11 में सिर्फ नेगेटिव ही नहीं है, पॉजिटिव भी है, वो हाईली प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी की वजह से प्रोबेबल, प्रोबेबल होता है कि यस वो चीज प्रोबेबल है, हाईली प्रोबेबल है उसी ने ही की हो। ठीक है बेटा? ठीक है, Yes ma'am. क्योंकि आपका इनकंसिस्टेंट और इम्प्रोबेबल नेगेटिव है, जो हाईली प्रोबेबल है वो पॉजिटिव है। ठीक है प्लीज? Yes ma'am. यस। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट रीड करना, सेक्शन 3 निकालिए, रेलेवेंट को रीड करो। Relevant. One fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provision of this act relating to the relevancy of facts. बेटा इसमें कनेक्टेड वर्ड को अंडरलाइन करो, कनेक्टेड वर्ड को अंडरलाइन करो, इसमें ये भी अंडरलाइन करो, इन एनी वेज referred to in the provisions of this act relating to relevancy of fact। सेक्शन लिख लीजिए, सेक्शन 6 to 55, सेक्शन 6 to 55। हाँ जी, अब आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। सुनंदनी बता बेटा, रेलेवेंसी कितनी तरह की पॉसिबल है? Ma'am, what we discussed today, there are two types of relevancy. One is logical relevancy and the other is legal relevancy. ओके, बिल्कुल ठीक है बेटा। रोहित बताएगा बेटा व्हाट इज लॉजिकल रेलेवेंसी?
मैम लॉजिकल होती है, जैसे कि मैम के अंदर फैक्ट्स के साथ वो हो रही हो, इंटर रिलेट कर रही हो। कोरिलेट कर रही है, डायरेक्टली Yes, ma'am. इनडायरेक्टली, किसी भी तरह उसका कनेक्टिविटी है, एस्टैब्लिश करता है वो अपना रिलेशन। हाँ जी, हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में किस तरह की रेलेवेंसी मैटर करती है? लीगल रेलिवेंसी मैम। लीगल रेलेवेंसी, बिल्कुल ठीक है, लीगल रेलेवेंसी। हाँ जी, आप बता दीजिए। फिर हमने कहा था इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस एवरी लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट वुड बी लीगली रेलेवेंट ऑल्सो। पर हमने फिर दो एक्सेप्शन किया। फर्स्ट, देयर आर सर्टेन फैक्ट्स which are not logically relevant but even then they have been declared to be legally relevant। हाँ जी निधि बता बेटा इसका आंसर दे। ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं which are not logically relevant पर फिर भी हमने उसको लीगली रेलेवेंट डिक्लेयर किया हुआ है? हम हेयर से एविडेंस। बेटा हेयर से तो उल्टे में आ जाएगा। हेयर से लॉजिकली रेलेवेंट है पर लीगली रेलेवेंट हमने डिक्लेयर नहीं किया। हमने कहा लॉजिकली रेलेवेंट नहीं है फिर भी ओके, एक्सपर्ट ओपिनियन, बिल्कुल ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन। और उसके बाद हमने किया था देयर आर सर्टेन फैक्ट्स विच आर लॉजिकली रेलेवेंट बट दे हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज लीगली रेलेवेंट। हाँ जी मुक्ति बता बेटा, ऐसे कुछ फैक्ट्स which are logically relevant but they have not been declared as legally relevant। oral evidence या hearsay evidence। okay, hearsay evidence और oral evidence। और बेटा ये तो एक हो गया ना, hearsay evidence is not admissible। और एस्टॉपल मैम। yes, estoppel where truth is known to the parties। और privileged communication। बिल्कुल ठीक है बेटा, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन लॉजिकली रेलेवेंट है पर हमने एक्ट में कहा है कि हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, लीगली रेलेवेंट उसको हमने डिक्लेयर नहीं किया। तो ये जो सारे फैक्ट्स है, कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, ये भी लॉजिकली रेलेवेंट है पर सेक्शन 25 में हमने कह दिया कि वो इट इज नॉट टू बी प्रूव्ड, वो लीगली रेलेवेंट नहीं है। तो हमारे यहाँ जो रेलेवेंसी है, रेलेवेंसी कुड बी ऑफ टू टाइप्स, लॉजिकली रेलेवेंट एंड लीगली रेलेवेंट। लीगली रेलेवेंट पर जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट इज डीलिंग विद ओनली लीगल रेलेवेंसी, ओनली लीगल रेलेवेंसी। और लीगल रेलेवेंसी क्या है कि रेलेवेंसी का जो चैप्टर है आपका सेक्शन 5 to 55, उसमें जगह मिलनी चाहिए उस फैक्ट को एज रेलेवेंट फैक्ट, उसी फैक्ट से रिलेटेड आप एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ जी, कल हमने जो डील किया था, हाँ जी पूरा एविडेंस एक्ट। हाँ जी बोलिए मैम। ये जो आपने हियर से और एस्टॉपल बताया, ये लॉजिकली रेलेवेंट है और लीगली नहीं है? बेटा लॉजिकली रेलेवेंट है, कनेक्टिविटी बिल्कुल है, पर लॉ ने कहा है कि आप उससे रिलेटेड एविडेंस नहीं दे सकते, वो लीगली रेलेवेंट डिक्लेयर नहीं किया हुआ। ठीक है प्लीज। यस मैम। और वो जो एक्सपर्ट ओपिनियन था वो उसका वाइस वर्सा, वो लीगली रेलेवेंट है बट लॉजिकली नहीं। वो उसका कोई लॉजिकल कनेक्टिविटी नहीं है। एक्सपर्ट तो क्या पता जहां पर वारदात हुई है उस जगह से ही बिलोंग ना करता हो। वारदात हुई है चंडीगढ़ की, एक्सपर्ट आप कंसीडर कर रहे हैं बेंगलुरु का, तो वो उसका कोई लॉजिकल कनेक्टिविटी नहीं है, वो तो ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन है। पर फिर भी हमने उसको लीगल रेलेवेंसी के चैप्टर में जगह दिया हुआ है, लीगल रेलेवेंसी के चैप्टर में जगह दिया हुआ है। और हमें कहां से पता चला कि हमारे एक्ट में सिर्फ लीगल रेलेवेंसी ही मैटर करती है? क्योंकि आपके रेलेवेंट में डेफिनेशन में लिखा हुआ है विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो अगर किसी पार्टी ने एविडेंस प्रोड्यूस करना है तो वो सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड ही एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकती है। वेदर अ पर्टिकुलर फैक्ट इज रेलेवेंट और नॉट, this question is not left to the discretion of the court, rather this question
has been decided by the statute itself, as statute has clearly laid down the list of facts which are declared as legally relevant facts and regarding which evidence could be given in the court of law. तो जो आपके सेक्शन 6 to 66 है, they are relevant facts, legally relevant facts regarding which evidence could be produced in the court of law. ठीक है प्लीज? ठीक है बेटा? हाँ जी मैम 6 to कितने हैं? 6 to 6 to 55, 6, 7, 8, 9, 55 तक. यस, इसमें आपके 7, 8 चैप्टर्स हैं. अभी हम उसको, अभी हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपका जो रेलेवेंसी है वो 6 to 55 में है. ठीक है प्लीज? जी यस. ठीक हाँ ठीक जी. है मैम, ठीक। उसके बाद करिए. सौरभ रीड कर बेटा. फैक्ट इन इशू. फैक्ट इन इशू. Fact in issue. The expression fact in issue means and include any fact from which either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. बिकॉज आपका Explanation. एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू, सिर्फ इतना ही बहुत है. जो आपका एविडेंस एक्ट है दैट इज एप्लीकेबल टू सिविल एज वेल एज क्रिमिनल लॉ. तो सूट का मतलब सिविल सूट है, प्रोसीडिंग का मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग है. अगर कोई भी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, ये अंडरलाइन कर लीजिए, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, liability or disability asserted or denied, that is known as fact in issue. That is known as fact in issue. That is known as fact in issue. बेटा इसके लिए आप लिखिए प्लीज. फैक्ट इन इशू के लिए 1, 2, 3 लाइंस लिखिए. इसमें the expression means the matter, the expression means the matter which are in dispute, or which form subject matter of investigation. Subject matter of investigation. That is existence or non-existence of which, existence or non-existence of which is disputed by the parties. Is disputed by the parties. हाँ, सीपीसी में फैक्ट इन इशू कैसे डिसाइड होता है? Pleadings के through. अच्छा, एविडेंस के थ्रू एस्टेब्लिश होगा. Pleadings मैम, pleadings. ओके, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है. इसमें लिख लीजिए अंडर सीपीसी फैक्ट्स इन इशू are determined by the process of framing of issues. हाँ जी, इश्यूज किस स्टेज पे फ्रेम होते हैं बेटा? ऑफ रिटन स्टेटमेंट मैडम. बिल्कुल ठीक है बेटा. जब प्लीडिंग क्लोज हो जाती है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों हो जाती है, उसके बाद इशू को फ्रेम किया जाता है. नेक्स्ट देखिए मैम, काइंडली इसे एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा. द एक्सप्रेशन मींस अ मैटर व्हिच आर इन डिस्प्यूटेड और व्हिच फॉर्म सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ओके, फॉर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए. ओके, फॉर एग्जांपल हमने कहा ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था फॉर सेल ऑफ हाउस इन सेक्टर 2 चंडीगढ़. तो जो कॉन्ट्रैक्ट था दैट वाज फॉर 3 करोड़ रुपीस.
क्योंकि पोश एरिया है, कनाल से ऊपर का वहां पर लैंड है, तो वो 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बाद में पेंडेमिक की वजह से जो प्रॉपर्टी के रेट हैं वो लोअर हो गए, रिसेशन आ गया। अब जो पहले 3 करोड़ में था वो 2 करोड़ से कम में मिल रहा था। बायर ने प्रॉपर्टी खरीदने से मना कर दिया। बायर ने प्रॉपर्टी खरीदने से मना कर दिया। हाँ जी, क्या रेमेडी है जो हमारा सेलर है? हाँ जी, सेलर के पास क्या रेमेडी है? He can file the suit. किस चीज के लिए? Specific performance. ओके, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी फाइल कर सकते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फाइल कर डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। Damages भी, yes. अब हमने अब कहा, आपने कहा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ए ने जो सेलर है, क्योंकि बायर ने रिफ्यूज किए, सेलर ने केस फाइल किया अगेंस्ट बी कि ये मेरा घर खरीदे। अब यहां पर व्हाट वुड बी द फैक्ट इन इशू? फैक्ट इन इशू क्या है केस में? Possession in property. नहीं जो सर, price drop out. वो आपने एविडेंशियरी फैक्ट बोले, वो आपने एविडेंशियरी फैक्ट बोले। इसमें बायर कह सकता है कि जो अब मेरे लिए इम्पॉसिबल हो चुके हैं पैसे प्रॉपर्टी खरीदना, क्योंकि बिजनेस में रिसेशन आ गया, अब मेरे पास फंड्स ही नहीं है जिससे मैं प्रॉपर्टी खरीद सकूं। तो ये तो एविडेंशियरी फैक्ट है जो आपने लॉस है, तो जब आपने, हाँ जी, व्हाट वुड बी द फैक्ट इन इशू? लॉस मैम, जो फैक्ट इन इशू बताइए रोहित, व्हाट वुड बी द फैक्ट इन इशू? Not buying of property. Whether contract is capable of being specifically enforced or not, ये आपका फैक्ट इन इशू है। ये आपका फैक्ट इन इशू है। अब दोनों पार्टीज अपना एविडेंस देगी। सेलर इंसिस्ट करेगा होना चाहिए, बायर कोई भी रीजन देगा कि वो नहीं कर सकता ड्यू टू एनी फैक्टर विच इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल। तो ये सारे एविडेंशियरी फैक्ट हैं उस फैक्ट इन इशू को डिसाइड करने के लिए। ठीक है प्लीज? ठीक है सर? जी मैम, जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट सौरभ, अब हम डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट रीड कर बेटा। Document mean any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. बेटा अंडरलाइन कर लीजिए, आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स और by more than one of those means. आपने अशोका पिलर सुना है? Yes ma'am. कहां पर था? बिहार। ओके, गुजरात। नहीं बहुत सारी जगह है अशोका पिलर्स तो जब, हाँ जी, एक ऐसा पिलर है जो कि हमारा नेशनल इंसिग्निया बना, जो वो 3 लॉयंस हैं 3 तरफ, और जो हमारा जो गवर्नमेंट ने उसे उसके ओरिजिनल प्लेस से रिमूव कर उसे पार्लियामेंट में प्लेस किया। अब आपने इंस्क्रिप्शन सुनी होगी। इंस्क्रिप्शन जो हमारे जो रूलर्स थे, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न जो भी थे, वो इंस्क्राइब करा देते थे। कैसे? पत्थरों पर, पेड़ों पर भी कई लोग इंस्क्राइब कर देते हैं। अब जो इंस्क्रिप्शंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अगर हमने हिस्ट्री के बारे में मालूम करना है तो वो इंस्क्रिप्शंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल, जिसने UILS से लॉ किया हुआ है, वहां पर एंट्री पे ही बोर्ड लगा हुआ है
और जिसने उस बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखा था, और वो ग्रेवाल सर की उस टाइम पर चेयरमैनशिप थी, वो वहां पर लिखा हुआ है इन 4-5 लाइंस, लिखा हुआ है ना सौरभ? यस मैम, देखा है, कभी गौर किया आपने? यस नहीं मैम। बेटा वो फाउंडेशन पिलर जब रखा गया था तो उस टाइम पर था, जो उस पर लिखा गया है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दैट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हाँ जी, अब डिस्प्यूट हो जाता है कोई यूआईएलएस के प्रोप्राइटरी राइट से रिलेटेड, तो ये जो इंस्क्राइब्ड है, ये जो चीज, क्या उस हम अब उस पिलर को उठाकर लेकर जाएंगे कोर्ट में? है तो वो डॉक्यूमेंट ही। फोटोग्राफ। ओके, तो अब हम उसको उठाकर नहीं लेकर जा सकते, वो वैसे प्राइमरी एविडेंस है, पर ये आपका सेक्शन 65 में फॉल करेगा मैटर, कि उसको वहां से लेकर जाना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस देना परमिसिबल है, सेकेंडरी एविडेंस देना परमिसिबल है। आपने ऋतिक रोशन की एक मूवी थी जिसमें वो चोर बना हुआ था, और जहां पर भी वो चोरी करता था, वहां पर वो ए साइन छोड़ देता था, ए अल्फाबेट का साइन छोड़ देता था। तो जो ये ए अल्फाबेट है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दैट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो कोई भी मार्क है, कोई भी फिगर है, कोई भी लेटर है, ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बेटा इलस्ट्रेशंस रीड करो। Writing is a document. Word printed, lithographed or photographed are documents. बेटा A इसको map. अंडरलाइन करो, आपको प्रीलिम्स में आया हुआ है। राइटिंग, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड, फोटोग्राफ, मैप और प्लान, मैप और प्लान, inscription on a metal plate or stone, inscription on a metal plate or stone, caricature, caricature is a document, caricature is a document। कैरिकेचर क्या होता है मैम? बेटा एक कार्टूनिक टाइप इमेज को हम कैरिकेचर कहते हैं, कार्टूनिक टाइप इमेज को हम कैरिकेचर कहते हैं। ओके। हाँ जी, आप सब वाकिफ होंगे, एनसीईआरटी की बुक से एक शंकर कार्टूनिस्ट थे नेहरू के टाइम पर, वो एक रिनाउंड कार्टूनिस्ट थे, उनका ड्रॉ किया हुआ एक इमेज वो हर एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहले होता था, जिसको अब रिमूव कर दिया गया, जिसको अब रिमूव कर दिया गया, क्योंकि इससे रिलेटेड बड़ा ह्यू एंड क्राई मचाया पार्लियामेंट में कि ये जो इमेज है ये गलत पिक्चर डिपिक्ट कर रहे, रिलेटेड टू मिस्टर BR राव अंबेडकर एंड ऑल, तो उसको फिर वहां से रिमूव कर दिया गया एनसीईआरटी की बुक से। अब जो वो फॉर एग्जाम्पल घर के आगे कोई ऐश्वर्या राय का कोई जो मॉडल है, मॉडल टाइप पिक, वो वहां पर लगा ले और उससे रिलेटेड वहां पर कुछ लिखे, दैट इज अ डॉक्यूमेंट, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। कई लोगों ने घर के आगे गांधी जी की मूर्ति बनवाई हुई है और वहां पर नीचे डिपिक्ट करवाया हुआ है सत्यमेव जयते। दैट कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट, दैट कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। क्लियर है प्लीज? क्लियर है प्लीज? मैम ये गांधी जी की मूर्ति लगवाई हुई है और ये भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा सत्यमेव बेटा जयते? वो फिगर है, फिगर, फिगर्स आर आल्सो इंक्लूडेड। अब अजंता एलोरा में जो दीवारों पर जो पेंटिंग्स इंस्क्राइब्ड है, दे आर आल्सो डॉक्यूमेंट्स, दे आर आल्सो डॉक्यूमेंट्स। वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ही इंक्लूड होता है, वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ही इंक्लूड होता है। ठीक है प्लीज? ओके, यस मैम। यस। नेक्स्ट बेटा एविडेंस रीड करो, एविडेंस। सौरभ आगे रीड कर बेटा एविडेंस। Evidence. Evidence means and include first,
all statement which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to the matter of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. यस बेटा इसमें अंडरलाइन कर लीजिए, विटनेसेस, ओरल एविडेंस, और ओरल एविडेंस के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑकुलर एविडेंस, ऑकुलर एविडेंस, OCULAR, ऑकुलर एविडेंस। ओरल एविडेंस को हम ऑकुलर एविडेंस भी कहते हैं। हाँ जी, आगे रीड कर बेटा। All documents including electronic records produced for the inspection of the court. Such documents are called documentary evidence. Documentary evidence को अंडरलाइन कर लीजिए। Even electronic records, they are a part of documentary evidence. जो अब आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको भी हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, उसको भी हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। बेटा नेक्स्ट रीड कर प्रूव्ड। मैम एक बार दोबारा बोल तो क्या बोल रहा है? बेटा एविडेंस दो तरह का है, एक है ओरल और एक है डॉक्यूमेंट्री। ओरल एविडेंस को हम ऑकुलर एविडेंस भी कहते हैं, जब आप विटनेसेस को कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो आप जब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के एरिया में ही फॉल करता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज आल्सो अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसने इलेक्ट्रॉनिक डाटा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिफाइन किया हुआ है और वहां पर इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और यही कारण है आईटी एक्ट के आने के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक नया तरह का एविडेंस आया तो उसको हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर ही जगह दिया हुआ है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ थर्ड टाइप ऑफ एविडेंस, हमने उसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर ही फॉल करवाया है। ठीक है प्लीज। यस मैम। नेक्स्ट सौरभ रीड कर बेटा प्रूव्ड। Proved. A fact is said to be proved when, after considering the matter before it, the court either believes it to exist or consider its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. बेटा इसमें अंडरलाइन कीजिए, कोर्ट either believes it to exist or considers its existence so probable। so probable को हाईलाइट कर लेना, इससे रिलेटेड आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। that a prudent man ought, under the circumstances of a particular case, to act upon the supposition that it exists। तो उसे माना जाएगा कि यस ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। डिसप्रूव्ड लिखी रीड करना प्लीज। Disprove. A fact. Excuse me. Yeah, sorry to interrupt. बस actually I have a doubt regarding something. हाँ जी मुझे बोलिए। ये पूछना था कि अगर a person is something admitting या confession करा है तो वो oral evidence में जाएगा या documentary में जाएगा? अब मैम ये एक्चुअली जो कन्फेशन है अब वो ना वेरी करेगा, ये ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। कैसे? अब फॉर एग्जांपल हमने कहा कन्फेशन दो तरह के हो सकते हैं, एक तो है जुडिशियल कन्फेशन और एक है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन तो आप कोर्ट में ही दे रहे हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, मेरा एक बड़ा क्लोज फ्रेंड है, मैं चंडीगढ़ में हूँ और वो बेंगलोर में है। मैंने लेटर लिखा जिसपे मैंने अपना जो क्राइम था वो कन्फेस किया और अपने हार्ट को लाइट करने के लिए, बर्डन को लाइटन करने के लिए मैंने उसको लेटर लिखा क्लोज्ड एनवेलप और उसे बेंगलोर में भेजा। अब आप देखिए कन्फेशन तो रेलेवेंट है ही, पर पहले में वो ओरल है जब आप कोर्ट के सामने बोल रहे हैं, दूसरे में अगर प्रोसिक्यूशन के हाथ वो चिट्ठी लग जाती है, that is extrajudicial confession in the form of documentary evidence, in the form of documentary evidence। even electronic record भी हो सकता है, जैसे आप कहीं मिले हैं कहीं पर या किसी पार्टी में आपका हुआ है, वहां पर सारा जो वीडियो है कैप्चर हो रहा था, वहां पर आपने कुछ कन्फेस किए जो रिकॉर्डिंग का पार्ट बन चुके हैं। तो अगर प्रोसिक्यूशन उसको एविडेंस में देना चाहती है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में,
that will be taken as electronic evidence. तो जो आपका क्वेश्चन है मैम, एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग अब उसका क्या आंसर है? हमने यहाँ पर हम जो पूरा एविडेंस एक्ट है, इट इज डीलिंग विथ 3 थिंग्स. पहला, व्हाट इज टू बी प्रूव्ड, सेकंड, हाउ इज टू बी प्रूव्ड, एंड थर्ड, मैनर ऑफ प्रूफ. आपने 2 चीजों से 2 पार्ट्स को टच किए. पहला, आपने कन्फेशन की बात की, जो कि फॉल करता है पहले क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज टू बी प्रूव्ड. तो कन्फेशन एक रेलेवेंट फैक्ट है जिसको कोर्ट, जिससे रिलेटेड कोर्ट में एविडेंस देना अलाउड है. दूसरा पार्ट डील करता है हाउ अ रेलेवेंट फैक्ट कैन बी प्रूव्ड. एनी रेलेवेंट फैक्ट जिसको हमने लीगल रेलेवेंसी के चैप्टर में जगह दिया हुआ है, इट कुड बी प्रूव्ड either by oral evidence or by documentary evidence or by electronic evidence or by circumstantial evidence or by tape recorded evidence. अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को कन्फेस किया और वो टेप रिकॉर्ड हो गया, कन्फेशन उस टेप रिकॉर्डेड एविडेंस के भी थ्रू दिया जा सकता है, बिकॉज जो टेप रिकॉर्डेड एविडेंस है that is also forming a part and parcel of documentary evidence only. तो जो आपका mode of proving that particular fact है, आप कोर्ट में कैसे उसको प्रूव करना चाहते हैं, वो वेरी करेगा फ्रॉम केस टू केस. इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन, इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक, इट कैन बी सर्कमस्टांशियल, इट कैन बी टेप रिकॉर्डेड, किसी भी मीन्स के थ्रू हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जब हमने कहा, क्योंकि मोड का क्वेश्चन था, ए ने बी का मर्डर किया, जो पहली बार गोली चलाई वो गोली जो वहां पर क्लॉक टंगा हुआ था रूम में, उसको जाकर हिट कर दिया गोली ने. तो जो टाइम था वो वहीं का वहीं रुक गया जब शूट हुआ. सेकंड से उसको शूट कर दिया उसने डिसीज्ड को, जिससे उसकी डेथ हो गई. अब जो शूट किए, जो पहला शॉट उस क्लॉक को लग गया, जिससे टाइम रुका तो बिल्कुल, पर उसने वहां पर टाइम भी फिक्स किया कि वारदात किस टाइम पर हुई है. उसके बाद जो क्लॉक है, क्लॉक दैट इज अ फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, दैट इज अ फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट. आप उसे कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब उसकी डेड बॉडी का ऑटोप्सी हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, तो जो डॉक्टर है तो बॉडी की, डेड बॉडी की कंडीशन से भी बता देते हैं कि कितने टाइम पहले उसकी डेथ हुई है. तो जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, अगर कोर्ट में आकर वो गवाही दे रहे रिलेटिंग टू ऑटोप्सी या उसका पोस्टमार्टम जो हुआ है, वो क्योंकि कोर्ट में आकर गवाही दे रहे हैं, दैट इज ओरल. अगर वही चीज आप डॉक्यूमेंट के थ्रू दे रहे हैं, दैट इज डॉक्यूमेंट्री. अब जो डिसीज, यस मैम, एक्चुअली मैं आपका एग्जांपल एक्सप्लेनेशन आई एम टोटली अंडरस्टैंडिंग इट, बट लेकिन व्हाट आई एम आस्किंग इज दैट कैन इट बी बोथ? यस, सब हो सकते हैं मैम. जो मोड ऑफ प्रूफ है, इट कैन बी ओरल, इट कैन बी डॉक्यूमेंट्री, इट कैन बी इवन इलेक्ट्रॉनिक. तो वो केस टू केस वेरी करेगा कि जो मोड, जो आपने रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए जो एविडेंस दिया है, आपने वो क्या तरीका चुना है या क्या अवेलेबल था उस टाइम पर जो आप एविडेंस देना चाहते हैं. ठीक है, प्लीज. ओके, या, थैंक यू. हाँ जी, सौरभ आगे रीड कर बेटा, रीड करो. Yes. Disproved. A fact is said to be disproved when, after considering the matter before it, the court either believes that it does not exist or consider its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist. Yes. For example, आप सब आरुषि तलवार मर्डर केस से वाकिफ होंगे. आरुषि तलवार मर्डर केस में जो सेशन कोर्ट था, सेशन कोर्ट ने दोनों पेरेंट्स को कन्विक्ट किया था फॉर मर्डर ऑफ देयर डॉटर.
and session court has purely relied on in totality on circumstantial evidence. तो उन्होंने circumstantial evidence जो prosecution है, prosecution has formed chain of events of circumstantial evidence, and through that chain of events only one hypothesis could be formed, and that hypothesis is that there is no other possibility except that the parents must have committed the crime. अब scene of occurrence पे तो कोई present नहीं था, पर सारे circumstantial evidence they are going against the accused persons, और जिससे जो कोर्ट ने भी माना कि yes, circumstantial evidence it has proved to such an extent that any prudent man under the circumstances of the particular case will act upon the supposition that accused persons have committed the crime. ये proved है, ये proved है. अब for example इसको हम चेंज कर देते हैं. यही केस आगे अपील में हाई कोर्ट में गया और उन्होंने डिसीजन रिवर्स कर दिया. अल्टीमेटली जो पेरेंट्स थे उनको एक्विटल मिल गया. जिसको सेशन कोर्ट ने प्रूव्ड में डाला, हाई कोर्ट ने वो कहा ये नॉट प्रूव्ड है, नॉट प्रूव्ड है. प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपना केस एस्टेब्लिश नहीं कर सकी, दैट इज नॉट प्रूव्ड. डिसप्रूव्ड होता है एक पार्टी ने कुछ अपना एविडेंस प्रोड्यूस किया और दूसरी पार्टी ने उसको डिनाई करते हुए ऐसा एविडेंस प्रोड्यूस किया जिससे कि वो पर्टिकुलर फैक्ट डिसप्रूव्ड हो गया, डिसप्रूव्ड हो गया. इसमें बेटा अंडरलाइन कीजिए, डिसप्रूव्ड में कोर्ट आइदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट और कंसिडर its non-existence so probable that a prudent man would act upon the supposition that it does not exist. It does not exist. Not proved में underline कर लीजिए, neither proved nor disproved. Neither proved nor disproved. Neither proved nor disproved. नेक्स्ट चैप्टर लिखिए बेटा, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज रिलेटिंग टू प्रिजम्पशंस. प्रिजम्पशंस, प्रिजम्पशंस, प्रिजम्पशंस का चैप्टर आपके पूरे एविडेंस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंशन तो इसका सेक्शन 4 में है, पर वो पूरे एविडेंस एक्ट में आपको जगह जगह पर मिलेगा. इवन आपको पूरे पूरे चैप्टर्स मिलेंगे ऑन प्रिजम्पशंस. तो जो आपका बेसिक प्रोविजन है विच इज गवर्निंग प्रिजम्पशन इज सेक्शन 4. इस सेक्शन 4 इसमें आप लिखिए, इसमें आप लिखिए प्रिजम्पशन. प्रिजम्पशंस could be of two types. Presumptions could be of two types. First, presumptions of fact. Presumption of fact. Second, presumption of law. Presumption of law. जहां पर आपने presumption of fact लिखे उसके नीचे एरो लगा दीजिए और डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख दीजिए may presume. May presume. May presume. मैम एक सेकंड जरा होल्ड करेंगे. मैम एक सेकंड प्लीज. हाँ जी. हाँ जी मैम बोलिए, प्लीज बोलिए. हाँ जी. तो जहां पर आपने प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट लिखे उसके साथ आप एरो लगा लीजिए और हाँ जी मैम. डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख लीजिए may presume. MAY may presume. जहां पर भी वर्ड may presume हो रहा है वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है. ज्यादा इंपॉर्टेंट है may presume का क्या मतलब है, may presume का क्या मतलब है. इसको क्लियर करने के लिए हम बेटा आप सेक्शंस लिख लीजिए, सेक्शंस लिख लीजिए जहां पर may presume वर्ड यूज हुए. फिर हम एक सेक्शन को रेफर करेंगे और इसको फिर हम आगे डिस्कस करेंगे.
सेक्शन लिख लीजिए जहां पर मे प्रिज्यूम यूज हुए। सेक्शन 86, 86, 87, 88, 87, 88, 88 कैपिटल ए, 88 कैपिटल ए, 90, 90, मैम 90 90, सेक्शन 90 में भी मे प्रिज्यूम है। जी 114, 114, 113 कैपिटल ए, 113 कैपिटल ए। आप ये सारे सेक्शंस को जब रेफर करेंगे सभी में यूज है मे प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम। तो ये सारी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। अभी के लिए क्योंकि हमने इम्प्लीकेशंस करनी है कि जहां पर मे प्रिज्यूम वर्ड यूज है उसका क्या मीनिंग है, हम रेफर कर रहे हैं सेक्शन 113 कैपिटल ए को। हम रेफर कर रहे हैं सेक्शन 113 कैपिटल ए को। सौरभ रीड करना बेटा, सेक्शन 113 कैपिटल ए। ये प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है टू अ मैरिड वुमेन। बेटा इसको रीड करना। Presumption as to abetment of suicide by a married woman. When the question is whether the commission of suicide by a woman had been abetted by her husband or any relative of her husband, and it is shown that she had committed suicide within a period of 7 years from the date of her marriage, and that her husband or such relative of her husband had subjected her to cruelty, the court may presume, having regard to all the other circumstances of the case, that such suicide had been abetted by her husband or by such relative of her husband. तो यहाँ पर जो मे प्रिज्यूम है इसका क्या मीनिंग है? मे प्रिज्यूम का मतलब है कि सबसे पहला कोर्ट की पहली डिस्क्रिशन है ये डिसाइड करने की कि उसने उस प्रिजम्पशन को प्रिज्यूम करना भी है या नहीं करना। कोर्ट फर्स्ट इंस्टेंस में ही डिनाई कर सकती है, हम इस प्रिजम्पशन को नहीं मानते, आप प्रूव करो, आप प्रूव करो। इस केस में अगर कोर्ट ने प्रिजम्पशन को मानने से मना कर दिया, इसका मतलब प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा दैट सुसाइड हैज बीन अबेटेड बाय द हस्बैंड, या फिर जो भी रिलेटिव है उसने ये की है। अगर वो प्रिजम्पशन के फेवर में करते हैं तो जो बर्डन है, ओनस ऑफ प्रूफ विल शिफ्ट अपॉन द डिफेंस, कि वो उसे अब उसको रिबट करे कि उसने वो नहीं किया। तो जो पहले में ही डिस्क्रिशन है, कोर्ट ये डिसाइड कर सकती है कि उसे प्रिजम्पशन के फेवर में प्रिज्यूम करना है या नहीं करना। अगर वो रिफ्यूज कर देती है कि नहीं हमने नहीं प्रिजम्पशन को मानना, कोर्ट को एविडेंस चाहिए, तो पार्टी को एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा, पार्टी को एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर कोर्ट ने उसके फेवर में ही प्रिज्यूम कर लिया तो बर्डन शिफ्ट हो जाएगा अपॉन द अदर पार्टी कि वो अगर उसको रिबट करना चाहती है तो उससे कॉन्ट्ररी एविडेंस प्रोड्यूस करे और उसको रिबट करे। ठीक है प्लीज, ठीक है बेटा? यस। इसमें लिखिए मे प्रिज्यूम के दो फीचर्स हैं। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट लिखिए डिस्क्रिशन, discretion vested in courts, discretion vested in courts to decide whether to presume, whether to presume that particular fact or not. सेकंड लिखिए, सेकंड फर्स्ट में अंडरलाइन कर लीजिए डिस्क्रिशन वेस्टेड इन कोर्ट, डिस्क्रिशन वेस्टेड इन कोर्ट। सेकंड में हेडिंग लिख लीजिए रिबर्टेबल प्रिजम्पशन, रिबर्टेबल प्रिजम्पशन। अगर कोर्ट रिफ्यूज ही कर देती है कि हमने प्रिज्यूम नहीं करना तो ऑब्वियस है मैटर तो वहीं पर खत्म,
उस पार्टी को एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर कोर्ट उसके फेवर में प्रिज्यूम करती है तो वो रिबटेबल है। इसमें लिख लीजिए, इट कैन बी रिबटेड, it can be rebutted by producing evidence to the contrary. It can be rebutted by producing evidence to the contrary where court makes that presumption, where court makes that presumption. कुछ पूछने आपने यहाँ पर बेटा, कोई डाउट पूछने आपने यहाँ पर? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के लिए एक लाइन लिख लीजिए, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के लिए एक लाइन लिख लीजिए। inferences which are naturally and logically drawn, inferences which are naturally and logically drawn from experience and observation of the course of nature, of the observation course of nature, usages, usages and habits of the society, जैसे कुछ चीजों का होने का कॉमन कोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, आप अर्ली 3 फ्लोर हैं, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। जो ग्राउंड फ्लोर वाला है मॉर्निंग में उठा और उसने देखा कि वेड़े में फ्रूट्स के छिलके हैं, वेजिटेबल्स के भी छिलके पड़े हैं, लिफाफे पड़े हुए हैं, मिट्टी भी पड़ी हुई है। हाँ जी, क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करेगा? कि सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर वालों ने फेंका ऐसे। अच्छा, और कोई पॉसिबिलिटी है? आपने एक इन्फ्रेंस बताया ना, और कोई पॉसिबिलिटी है? तूफान आया होगा। यस, अगर आज जैसा मौसम है और तूफान आया हुआ है जी, तो लोगों के घर के कपड़े तक उड़ के, पत्थर वगैरह भी घर से नीचे गिर जाते हैं, जो अपनी बिल्डिंग के सैंड, लिफाफे, कचरा, ये उड़ उड़ कर एक दूसरे के घर में चला जाता है। अब आप ही देखिए, सेम फैक्ट से रिलेटेड हमने डिफरेंट इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए, और वो कैसे ड्रॉ किए? क्योंकि कुछ चीजों के होने का एक पर्टिकुलर कोर्स है, हमने फिर वो इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए। तो ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, लॉजिकल इन्फ्रेंसेस जो हम ड्रॉ करते हैं, लॉजिकल इन्फ्रेंसेस जो हम ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो नेचुरली चीजें हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं इसमें, जैसे ये जो एग्जांपल है, these are naturally things। यस सर, फॉर एग्जांपल सुबह आप वरांडा गीला मिला, क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ किया? बारिश। और कोई? आपका ने जो पहले में कहा था वो भी फिट हो सकता है। हाँ जी, वो भी फिट हो सकती है, बारिश भी है, ऊपर से भी कोई थ्रो कर सकता है, ऊपर से पानी हाँ फेंक जी। तो ये सारे लॉजिकल इन्फ्रेंसेस है, लॉजिकल इन्फ्रेंसेस है। तो ये आपके प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। जब हम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, जो आपका पूरा एविडेंस एक्ट है, उसने प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को में प्रिजम्पशन में उन प्रिजम्पशंस को इंक्लूड किए जिनको करने का एक नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स है, जो कि यूजेजेस या हैबिट्स ऑफ द सोसाइटी को देखकर हमने उनको में प्रिजम्पशन में डाला है।
जब हम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में हमने ये नहीं डिस्क्रिशन खत्म कर दी है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में वहां पर लॉ ने कहा है मैंने जो लिख दिया है वो आपके लिए मैंडेटरी होगा प्रिज्यूम करना। कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं होगी, जो लॉ ने लिखा है वही आपको प्रिज्यूम करना पड़ेगा। हमने में प्रिजम्पशन में, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में तो कोर्ट्स को डिस्क्रिशन दी है वेदर टू प्रिज्यूम इन फेवर ऑफ दैट प्रिजम्पशन और नॉट। पर ये जो प्रिजम्पशन, ये जो डिस्क्रिशन है वो हमने खत्म कर दी है इन केस ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। एंड in cases of presumption of law it would be mandatory for the court to make those presumptions, to make those presumptions। हाँ जी, क्लियर है प्लीज, क्लियर है प्लीज? जी मैम। हाँ जी, इसमें आप लिख लीजिए presumption of law could be of two types। presumption of law could be of two types। फर्स्ट डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दीजिए shall presume, shall presume, shall presume। सेक्शन लिख लीजिए 79, 80, 81, 81 कैपिटल A, 82, 83, 84, 85, 85 कैपिटल A, 85 कैपिटल B, 85 कैपिटल C, 89, 105, 113 कैपिटल B। इन सारे प्रोविजंस में आपको शेल प्रिज्यूम मिलेगा। सेकंड लिखिए कॉन्क्लूसिव प्रूफ, कॉन्क्लूसिव प्रूफ, कॉन्क्लूसिव प्रूफ। कॉन्क्लूसिव प्रूफ के प्रोविजन लिख लीजिए सेक्शन 41, सेक्शन 41, 112, 41, 112, 113, 113 ये सारे आपके कंक्लूसिव प्रूफ के साथ डील करते हैं। ये सारे 41, 112 एंड 113। 113 जो आपका 113 है वो रिडंडेंट हो चुके हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पर था, वो अब यूज नहीं होता। पर अभी तक क्योंकि एक्ट से खत्म नहीं हुआ तो पूरे आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में सिर्फ 3 ही प्रोविजंस हैं जो कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ विच इज ऑफ द नेचर ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ वो उससे डील कर रहे हैं। वो है 41, 112 और 113। इसके अलावा कोई तीसरा प्रोविजन नहीं है जिसमें कंक्लूसिव प्रूफ का वर्ड इस्तेमाल हुआ हो, कंक्लूसिव प्रूफ का वर्ड इस्तेमाल हुआ हो। ठीक है प्लीज? जी मैम। कोई डाउट है तो पूछिए। सुनंदनी कोई क्वेश्चन है तो पूछ बेटा। मैम shall presume and conclusive proof का आप मीनिंग बता देंगे? हाँ हाँ बेटा, वो भी हमने किया नहीं है, वो मैं आपको उससे पहले मैं पूछ रही हूँ बेटा। कोई आपको डाउट? इन्फ्रेंसेस वाला पॉइंट एक बार प्लीज रिपीट कर दोगे? क्या बोला आपने निधि? इन्फ्रेंसेस वाला पॉइंट। बेटा इन्फ्रेंसेस, इन्फ्रेंसेस होते हैं कि हम कुछ कंक्लूजन, फॉर एग्जांपल अगर किसी के फेस पे 5 उंगलियों के निशान हैं, आप क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करोगे? किसी ने मारा है उसे। अरे थप्पड़ खाकर आया है, थप्पड़ खाकर आया है, तो ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया आपने। कैसे इन्फ्रेंस ड्रॉ किया? आपने तो नहीं देखा कि आप वहां पर प्रेजेंट थे जब उसको, आपने इन्फ्रेंस कैसे ड्रॉ किया? क्योंकि अगर किसी के फेस पर कोई 5 उंगलियों का छपाका पड़ा हुआ है, इसका मतलब उसे किसी ने उसको किसी ने स्लैप किया है। ये नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट है। अगर एक बच्चा थोड़ा सा लंगड़ाकर चल रहा है क्लास में, क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करोगे? चोट लगवा ली, चोट लगी है। आपने इन्फ्रेंस कैसे ड्रॉ किया? बिकॉज ये लॉजिकल है, नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स हैं। ऐसे अगर ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हुआ होगा। अब होली वाले दिन है, आपके फेस पर ब्लू हो रखा है आपका सारा फेस, तो आप क्या प्रिज्यूम करोगे?
होली के क्या है, ठीक है मैम अरे आगे। कलर्स हैं ये, तो Yes. ये लॉजिकल इन्फ्रेंसेस हैं जो हमने किए हैं, वो लॉजिकल इन्फ्रेंसेस हैं जो हमने किए हैं, वो लॉजिकल इन्फ्रेंसेस हैं। ठीक है प्लीज Yes मैम। बेटा, जो अभी जो शेल प्रिजम्पशन है, शेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हमने कहा दो तरह की है। शेल प्रिज्यूम के दो फीचर्स लिख लीजिए। शेल प्रिज्यूम के फर्स्ट, no discretion vested in courts, no discretion vested in courts. Courts are bound to make these presumptions, अंडरलाइन कर लेना बेटा इसमें, नो डिस्क्रिशन वेस्टेड इन कोर्ट्स, नो डिस्क्रिशन वेस्टेड इन कोर्ट्स। सेकंड में लिखिए रिबटेबल, इसमें लिखिए शेल प्रिज्यूम में, अगर फेवर में उसके प्रिज्यूम किया भी है, दूसरी पार्टी उसको रिबट कर सकती है बाय प्रोड्यूसिंग एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी। इसमें लिखिए सेकंड फीचर लिखिए शेल प्रिजम्पशन का, रिबटेबल हेडिंग डाल दीजिए। These can be rebutted by producing evidence to the contrary. These can be rebutted by producing evidence to the contrary. Conclusive proof में लिखिए, फर्स्ट सेम है, नो डिस्क्रिशन वेस्टेड इन कोर्ट्स, नो डिस्क्रिशन वेस्टेड इन कोर्ट्स। इसके अंडर लिख लीजिए कोर्ट इज बाउंड टू मेक दीज प्रिजम्पशंस, कोर्ट इज बाउंड टू मेक दीज प्रिजम्पशंस। सेकंड में लिखिए इररिबटेबल, जो बेयर एक्ट ने लिख दिया वो फुल एंड फाइनल है, आप उसको रिबट भी नहीं कर सकते, आप उसको रिबट नहीं कर सकते। इसमें इररिबटेबल में लिखिए कोर्ट shall not allow evidence to be given for purpose of disproving it. अब आप मुझे बता दीजिए what is the similarity between may presume and shall presume? Rebuttable. What is the similarity between may presume and shall presume? रिबटेबल है, Both are rebuttable. Rebuttable. आप बता दीजिए what is the similarity between shall presume and conclusive proof? No Court has discretion discretion. vested in court. ठीक है, अब बता दीजिए what is the difference between may presume and shall presume? Both are We rebuttable. may presume there is discretion of the court. Yes. shall presume the court is bound. ओके ये ठीक है बेटा आपको क्योंकि कंसेप्चुअल लेवल पर प्रीलिम्स आएगा, तो जो मे प्रिज्यूम है डिस्क्रिशन है कोर्ट के पास, शेल और कंक्लूसिव में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं है। मे प्रिज्यूम में कोर्ट अगर प्रिज्यूम करती भी है, दूसरी पार्टी इसको रिबट कर सकती है बाय प्रोड्यूसिंग एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी। शेल प्रिज्यूम में भी रिबट कर सकती है बाय प्रोड्यूसिंग एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी, बट कंक्लूसिव प्रूफ में वो रिबट नहीं कर सकती। जो हमारे बेयर एक्ट ने लिख दिया है दैट इज फुल एंड फाइनल। यहीं पे बेटा हम आज का लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं। कल आपका सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, सेक्शन 5 to 55। ठीक है प्लीज मैम shall presume में no discretion vested in courts है ना? बेटा जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, चाहे वो शेल है चाहे वो कंक्लूसिव है, दोनों में ही कोर्ट के लिए मैंडेटरी है उन चीजों को प्रिज्यूम करना जो आपके बेयर एक्ट में लिखा है। जहां पर शेल प्रिज्यूम या कंक्लूसिव प्रूफ वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वहां पर कोर्ट के Ma'am, पास डिस्क्रिशन नहीं है। काइंडली कंक्लूसिव प्रूफ की जो लास्ट लाइन है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप?
and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. डिसप्रूविंग इट, इसका मतलब अगर पार्टी उसको डिसप्रूव करने के लिए एविडेंस देना चाहती है, वो भी परमिट कोर्ट नहीं करेगी, वो भी कोर्ट परमिट नहीं करेगी। जो बेयर एक्ट में लिख दिया वो फुल एंड फाइनल है। कोर्ट दूसरी पार्टी को परमिट भी नहीं करेगी कि आप उसको डिसप्रूव करने के लिए एविडेंस प्रोड्यूस करो, क्योंकि जो बेयर एक्ट में लिख दिया दैट इज द कंक्लूसिव प्रूफ, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। चाहे रियलिटी में आपके पास एविडेंस अगर है भी, तब भी आप कोर्ट में उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके बेटा, हाँ जी, इसके साथ हम अपना सुनंदनी, आपने कोई डाउट पूछना है बेटा? No, ma'am. Thank you. अब बेटा हम अपना लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं। कल हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का, एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है, दैट इज 5 to 55 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो कल हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन था, दैट इज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। थैंक यू प्लीज, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. गुड नाइट बेटा।